जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी हो गए हैं। गणना पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, हाँ आंकड़े पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार कह रही है सुधार की गुंजाइश है। सर्वदलीय बैठक भी हुई जिसमें कहा गया कि अगले विधानसभा सत्र से पहले आर्थिक विश्लेषण का जो आंकड़ा है वह भी जारी कर दिया जाएगा। सर्वदलीय बैठक में आरक्षण बढ़ाने की मांग भी उठी। सरकार ने इस पर भी विचार करने की बात कही है। इसे लोकसभा 2024 का एजेंडा कहा जा रहा है। कोई मास्टर स्ट्रोक कह रहा है। भाजपा बिहार में कुछ कह रही है, लेकिन पीएम मोदी के बोल अलग है। वे कह रहे हैं कि देश में गरीबी से बड़ी कोई आबादी नहीं है, वे इसके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इससे अलग जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात कही जा रही है। इस पर भी पीएम ने कुछ कहा है कि तो क्या सबसे अधिक आबादी वाले हिंदू सारा हक ले लें। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यह चुनावी मुद्दा भी और एक बड़ा आया है। तो बहरहाल इसी मसले पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर राम कविंद्र जी। डॉक्टर साहब समकालीन चिंतन के संपादक होते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जातीय गणना का मकसद केवल सियासी है और जो इसका उद्देश्य है यह वोटों की खेती है, या फिर इससे जनमानस का कोई भला होने वाला है? धन्यवाद राकेश जी। मुझे एक बार फिर अपने चैनल पर अवसर देने के लिए। और जहां तक आपका प्रश्न है जी। कि क्या यह सियासी खेल है या लोगों को फायदा होने वाला है, जी। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि निश्चित तौर पर जो हमारे राजनीति के खिलाड़ी हैं, पूंजीवादी राजनीति के, इनका मुख्य मकसद राजनीतिक है। जी। इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो घटना घटती है, वो राजनीति में हो या समाज में हो या हमारे जीवन में ही हो, जी। तो उसका परिणाम न तो हमारी इच्छा पर निर्भर करती है और न उन घटनाओं को घटाने वाले की इच्छा पर। जी। वो पूरी तरह से दोनों की इच्छा से स्वतंत्र होती है। जी। तो अभी जिन लोगों ने इसे राजनीति की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है या इस बात के लिए सपना देखा है, उनकी इच्छा से स्वतंत्र इसका जी। सामाजिक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। और मुझे लग रहा है कि वह प्रभाव समाज के विकास की दिशा में सकारात्मक ही पड़ेगा। इस विश्वास के साथ ही हम जी। लोगों को इस मामले का एक विश्लेषण गहराई से करना चाहिए। जी। तो सर, लेकिन आजादी के 75 साल हो गए और इसके जो अनुभव है ना वो बहुत अच्छे नहीं है, कड़वे अनुभव है। एक बार फिर सामाजिक न्याय का नारा जोर शोर से बुलंद किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि 1990 वाली जो स्थिति बनी थी और सामाजिक जो तनाव हुआ था और उसे लाभ हानि भले जिन दलों को हुआ न हुआ, तो कहीं आपको लगता है कि वही तनाव का वाहक जो है यह गन्ना भी बनने वाली है और उसमें फिर एक बार सिर्फ राजनीति की रोटी ही सेकी जाएगी? राकेश जी, आप 1990 की स्थिति को देखिए। जी। उस जब यह मामला उठा था तो एक बड़ा ही भयंकर विस्फोट हुआ था। जी। प्रो और एंटी दोनों तरफ से मूवमेंट हुए थे। जी। आज उसके ठीक विपरीत कोई हलचल नहीं है। जी। सभी लोग इसके समर्थन में खड़े हैं। जी। जैसा कि आपने अपनी बातचीत में कहा भी कि भाजपा भी जी। खुलकर इसके विरोध में नहीं जा रही है। जी। और बिहार की राजनीति के अभी मुख्य सूत्रधार जी।
जो राजद और जदयू का गठबंधन है, जी उसने तो बड़ी माकूल समय देख कर ही इसकी जी घोषणा की है। जी तो आप माकूल समय के हिसाब से जब देखेंगे जी तो बिहार की राजनीति में 2024 में भी एक चुनाव होने वाला है और 2025 में भी होगा। जी बेस वह चुनाव सबके एजेंडे पर है। जी क्या राजद, क्या जदयू, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, और सभी इसमें अपने अपने ढंग से अपनी जी गोटी सेट करना चाहते हैं। जी जैसे आपने पॉइंट आउट किया, कल प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में जी जगदलपुर में भाषण, जी उन्होंने इस विषय पर बड़ा जोर शोर से मामले को उठाया और आपने जी ठीक पॉइंट आउट किया। उन्होंने दो मुद्दों पर इन्हें घेरने की कोशिश की। जैसे पहला मुद्दा उन्होंने उठाया कि ये कांग्रेस माइनॉरिटीज को दृश्य से हटा देना चाहती है, जी जिसका आपने उल्लेख किया। जी जी मोदी के तासीर में आने वाली राजनीति नहीं है। जी वो विख्यात या कुख्यात रहे हैं एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज के लिए, एंटी मुस्लिम रिटोरिक के लिए। तो अब उनको यह कहना पड़ रहा है जी कि कांग्रेस माइनॉरिटीज हितों की परवाह नहीं कर रही है और उनको वह चिंता अब सता रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि देश के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, खास करके मुसलमानों की। जी यह चिंता अगर उनको सताने लगी है, जो उनके पूरी राजनीति के, और या उनको कहिए तो पूरे राजनीतिक अप्रोच के जी बिल्कुल खिलाफ आती है, तो आप इसी से समझिए कि यह मामला जो मैंने कहा, जी सब कुछ उनकी इच्छा से नहीं चलता है। कई बार जब घटना घट जाती है तो अपने सूत्रधार के इच्छा से स्वतंत्र हो जाती है और अपने जी ढंग से चलने जी लगती। जी यह एक उदाहरण हमारे सामने है। जी दूसरा, इसी में आपको उदाहरण दे दें। जी जब तमाम नेताओं के बयानात को हम देखते हैं तो उसमें एक चीज बड़ा साफ, जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी ना तो बोलिए एक चीज सुन आप साफ देखिएगा कि बीजेपी के नेताओं में जी सबसे ज्यादा मुखर होकर इसको खारिज किए हैं जो हमारे बेगूसराय के एमपी हैं, मिनिस्टर जी हैं, जी 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 गिरिराज सिंह और अपने आप में गिरिराज सिंह विख्यात हैं, उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। जी जी उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कह दी। उन्होंने कहा कि इन लोगों को अपने 33 साल के हिसाब देना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, और ये जातीय आंकड़ा जारी कर रहे हैं। जी 21 का साल का हिसाब जोड़ रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार के 18 साल और लालू के पति पत्नी के शासनकाल का 15 साल अपने अकाउंट में ले रहे हैं। लेकिन पूरी माँ बात यहां गोल कर जा रहे हैं कि जो 18 साल का नीतीश कुमार का शासन है, उसमें बीजेपी कितने जी समय तक शासन में रही है, यह भी हाँ उनको बोलना चाहिए। जी लेकिन जब इसका श्रेय लेने की बात आती है तो जी कहते हैं, क्योंकि जो दूसरे नेता हैं सुशील कुमार मोदी, जी वे यह कहते हुए नजर आते हैं कि यह निर्णय तो हम लोगों का संयुक्त निर्णय था। जी 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 यही विरोधाभास है विरोधाभास जी तो ये खुद बीजेपी की पार्टी का अंदरूनी विरोधाभास इसमें उभर कर सामने आ गया है। जी अब आप आगे देखिए, जी दूसरी तरफ गिरिराज सिंह कहते हैं
कि यह आई वॉश है, जी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और उनके दूसरे नेता इसमें अपने अपने समीकरण की भी तलाश कर रहे हैं। जी जी जी, वहां भी बेचैनी देखी जा रही है सर। जी वहां भी बेचैनी देखी जा रही है। जी जी तो अब इस हिसाब से आपने अपने सवालों को एक बार फिर सामने ला करके देखिए। जी अब जैसे आपने कहा कि मंडल और कमंडल का जो विवाद उठा था, जी वह उससे कितना प्रभावित है यह निर्णय, और फिर उसको कितना प्रभावित करेगा, जी 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 इन दोनों बातों को हम देखें। जी तो आप मंडल और कमंडल के बीच जो एक विवाद हुआ था 90 के दशक के शुरुआत में, जी तो क्या यह बात हमारे सामने नहीं आती है कि दोनों में एक फ्यूजन भी हो गया था? हाँ जी दोनों में फ्यूजन, जी जी दोनों एक दूसरे के खिलाफ अब उस तरह से नहीं रह गए थे, जिसको कहा जाता है कि भाजपा के भीतर इस सोशल इंजीनियरिंग को लाने वाले जी गोविंदाचार्य थे, जी जी और उसका लाभ प्रधानमंत्री आज उठा रहे हैं। जी ये बात कई आप भाजपा के अंदर के कई जो पिछड़ी जाति के नेता हैं, वो बड़े साफ शब्दों में आपको कहते नजर आ जाएंगे। घाल मेल भी तो हुआ ना सर, तमाम वही चेहरे जो एक दूसरे से लड़ रहे थे अब एक दूसरे में मिले वो हुए। जी वही मैं कह रहा हूं कि एक फ्यूजन हुआ है राजनीति का। जी जी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं, आप घालमेल कह रहे हैं, मैं इसको एक फ्यूजन कह रहा हूं। जी तो आप इसमें देखिएगा, तो अब यह सचमुच एक प्रयास हो रहा है कि जी मंडल राजनीति को नए फेज में लाया जाए, जी जी और तब उस नजरिए से इन आंकड़ों के महत्व को देखें। जी अब ये जो नए आंकड़े हैं, इनमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हो? इनमें सबसे ज्यादा फायदा उन समाज विज्ञानियों को होगा जी जो बिहार के जातीय राजनीति के प्रभाव का विश्लेषण करना चाहते जी हैं। और तब दूसरा फायदा, जी जो हमारे दायरे के राजनीतिज्ञ हैं, जी जो जाति और वर्ग के बीच जी जी एक बढ़ते हुए संबंध और अंतर विरोध की तलाश में हैं जी कि इन दोनों के बीच क्या अंतर संबंध है, जाति और वर्ग के बीच, जी उनको अपनी बात स्थापित करने का या खारिज करने का या उसको और आगे बढ़ाने का एक जी आधार इन पदों से मिल सकता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं जी कि 2023 में जब इस विवाद की शुरुआत हो ही रही थी, जी उस समय मैंने एक बयान जारी किया जी जिसमें मैंने इस चीज का समर्थन किया था जी कि जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए, जी जातीय आंकड़े आने चाहिए। जी इन्हीं कारणों से कि एक जो सारा मामला 1931 के हवाले से दिया जाता है, जी तो 1931 का पूरा मामला काफी पुराना पड़ चुका है, आंकड़े पुराने पड़ चुके हैं, और 90 वर्षों के अंतराल में जी समाज में बहुत सारे बदलाव आ गए। जी तो जब कास्ट जैसी हार्ड रियलिटी को हम सोसाइटी में डील कर रहे हैं, तो जी जी हमारे पास नए आंकड़े, नए प्रमाण, नए सबूत होने ही चाहिए। जी साथ ही मैंने उसमें एक दूसरी बात भी जोड़ी। जी आज जब आप इसका अध्ययन कर रहे हैं, जी तो 90 साल और जो आजादी के बाद के 75 साल, 76 साल गुजरे हैं, जी उनका जातीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है,
जी किसका कितना विकास हुआ है, कौन कितना अमीर बना, कौन कितना गरीब बना, किसकी दबंगई बढ़ी, किसका उत्पीड़न बढ़ा, ये सारे मामले अगर समझने हैं तो फिर यह हमको पता लगाना पड़ेगा कि किस जाति के अंदर अमीर और गरीब की संख्या में भी कितनी वृद्धि हुई और क्या अनुपात। जी मतलब उसके आधार पर मैंने एक मोटे तौर पर सलाह दिया था, ये कोई मेरा हार्ड लाइन नहीं था, जी कि आपको चयन करना चाहिए कि गांव में जी जमीन का ट्रांसफर कहां से कहां हुआ, जी किस जाति ने खरीदी, किस जाति ने बेची, जी कृषि का संबंध कैसे हुआ, कौन लीज आउट कर रहा है, कौन लीजी बन रहा है, जी इससे उन आर्थिक स्थिति में क्या सुधार हुआ, गांव जी में कितने परिवार हैं किस जाति के जिनके बच्चे बाहर शहर में रह के पढ़ रहे हैं, जी कितने लोग हैं जिनके मकान कच्चा थे और वो पक्का हो गए, जी कितने लोग हैं जिन्होंने पास टू व्हीलर फोर व्हीलर गाड़ियां हो गई, जी आदि आदि। एक पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर जब शहर में आप आते हैं तो यही होता है, किन्होंने कितने मकान बनवा लिए, जी किनके पास कितना फोर व्हीलर है, किनके घर से कितने लोगों की नौकरी है, किनके पास कितना टू व्हीलर है, जी आदि। ये सब एक पैरामीटर। तो ये पैरामीटर अभी कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कि हम रिलीज करेंगे, जी लेकिन अभी रिलीज नहीं। जी तो यह रिलीज हो जाएगा तब यह असली बात समझ में आने लगेगी। जी अदरवाइज जब तक वह बात नहीं आती है तब तक मुझे लग रहा है कि जो इनके नारे हैं जी उसमें कोई बहुत बुनियादी बदलाव नहीं आने जा रहा। चूंकि भविष्य सर, में जी एक जी ही जी बदलाव आ सकता है, जी वह है कि पहले जो पॉलिटिक्स ओबीसी सेंट्रिक हुआ करती थी जी अब ईबीसी सेंट्रिक होने लगेगी। जी जी इस जी जनगणना के बाद इसी की शुरुआत हो रही है। तो ये प्रभाव पड़ने जा रहा है और अभी हमको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए इस पर आगे बात करने के लिए कि इनके आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े क्या आ रहे हैं। तो सर, अभी जो आप देख रहे हैं, जहां आपकी चिंता पहुंच रही है कि अभी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है, अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण का आंकड़ा है वो नहीं आया है, सिर्फ गिनती आई है, जाति की गिनती आई है। उसके बाद ही फिर आरक्षण में इजाफे की मांग उठ गई, ठीक है ना। तब आके सवाल यही होता है कि फिर जब जातीय आरक्षण का लाभ उठाने का मामला होता है तो उसमें तो जो उसके मलाईदार जो तबका है, क्रीमी लेयर वाले, वो सफल हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, कोई किसी भी धर्म के हो। ये बिहार ही नहीं, पूरे देश में हर यही स्थिति है। हर जाति धर्म का नेता अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बाल बच्चा के लिए ही राजनीति में अपना स्पेस बना लेता है, उसको कर देता है। उसी से समझा जाता है या समझाने की कोशिश होती है कि भाई उस जाति की भागीदारी हो गई, सभी लोगों की भागीदारी होगी। लेकिन सबों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी मिल नहीं पाती है। तो ये जो अंतर है, थोड़ा इसको आप किस रूप में देखते हैं? हाँ, हम इसको इस रूप में देखते हैं। देखिए, हमेशा आप एक चीज को मान करके चले, जी वह चाहे जातीय संघर्ष में हो या जी ओवरऑल राजनीतिक संघर्ष में हो, हमेशा आप ध्यान दीजिए कि उस संघर्ष का अगुवा कौन है। जी निश्चित तौर पर जब हम यहाँ जाति केंद्रित विश्लेषण कर रहे हैं जी तब हम यहाँ बात शुरू करें कि उस जाति का, उस आंदोलन का अगुवा किस जाति के लोग हैं या उसमें हिस्सेदारी किसकी सबसे ज्यादा है, आगे जी बढ़ चढ़कर। जी तो आप इस बात पर गौर करेंगे तो 1960 के दशक में, जी 1980 के दशक में, 1990 के दशक में और आज, इन सब पर गौर करें तो आपको एक बदलती हुई तस्वीर हमेशा दिखाई पड़ेगी। जी
1960 के दशक में दो नारे हुआ करते थे, जी और उस आंदोलन का नेतृत्व लोहियावादी समाजवादी धारा के लोग करते थे। जी मैं लोहियावादी समाजवादी कह रहा हूं, ये जी क्रांतिकारी समाजवादी लोग नहीं है। जी तो उनका दो नारा हुआ करता था, एक, धन और धरती बंट के रहेगी, भूखी जनता अब न सहेगी। जी और दूसरा नारा हुआ करता था, पिछड़ों ने ही बांधी गांठ, लड़कर लेंगे 100 में 60। जी पहला नारा, धन और धरती बांटने वाला, अभी एकदम परिप्रेक्ष्य में चला गया है। जी इसकी कोई चर्चा होती है? अभी जी वो नहीं। चर्चा बंद। जी और यह चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि कम्युनिस्ट आंदोलन भी अभी बहुत शिथिल पड़ गया है, और जो लड़ाइयां उनके नेतृत्व में चलती थी वो अभी शिफ्ट कर गए हैं दूसरी जगह पर। जी एनीवे, इस पर हम लोग बाद में और विस्तार चर्चा करेंगे, जी अभी इस पर जी हम आगे नहीं। जी तो अब यहाँ है कि उस आंदोलन के जो लोग शुरुआत करने वाले लोग थे, वही जी आज नेतृत्व में बैठे हुए हैं। जी और तब निश्चित तौर पर, जैसा आपने कहा कि उनके मलाई मारने में वो सबसे आगे हैं। जैसे एक मोटे तौर पर जो आंकड़े आने शुरू हुए, जो अखबारों में मैंने जहां तहां से देखा, तो जी एक बात आती है कि बिहार में ओबीसी की आबादी 27% जी है। जी लेकिन बिहार सरकार के मंत्री परिषद में उनकी हिस्सेदारी कितनी है? जी जी 55%। जी जनसंख्या के प्रोपोर्शन से कितना ज्यादा है? जी डबल से ज्यादा। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि विधायकों में उनकी संख्या कितनी है? 26%। जी सांसद में उनकी संख्या कितनी है? 33%। अब उसी ढंग से दूसरा देखिएगा तो सवर्ण विधायकों की संख्या इसमें भी भारी अंतर कितनी? है सर। जी 15%। जी ये भी अपना जो कास्ट का कोटा है, जो जी बात हो रही है कि जिसकी संख्या भारी उसकी जी उतनी जी हिस्सेदारी, जी तो जी उससे ज्यादा। जी तो अब इसके हिस्सा मार करके ले रहे हैं ज्यादा, जी तो ज्यादा ले रहे हैं ये ईबीसी का हिस्सा मार। जी पहली बात। और दूसरी बात इसी में आप देखिएगा कि एक फैक्ट आपको और बता दें कि जो 55% मंत्री हैं ओबीसी के, उसमें 23% यादव हैं, जी 17% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, और 17% सवर्ण। जी ये फिगर मोटे तौर पर यह बता रहा है कि ये जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, वो अपने पीछे वाले के हिस्से पर मोटे हो रहे हैं। जी जी बात बहुत स्पष्ट है। जी जी अब दूसरी बात जी जो आप जो आपने उठाया जी कि परिवार और एक दायरा, जी ये सही मामला है। मैंने इसके पहले भी किसी वीडियो में यह कहा था, जी 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 हमारे यहाँ सामंती अवशेष का प्रभाव है, और फिर औपनिवेशिक सत्ता का प्रभाव है, जिसके चलते हमारे सत्ताधीन और सत्ता वर्ग के इर्द गिर्द जमे नेताओं में दो अवगुण पैदा हो जाते हैं। पहला अवगुण हो जाता है परिवारवाद का संस्कार। देख जाइए, जितने नेता पैदा होते हैं वो अपने इर्द गिर्द एक राजवंश की स्थापना करते जी हैं। अपवाद कुछ लोग हैं, उस अपवाद को मैं यहां नहीं गिन रहा हूं, लेकिन आप देखिएगा, इट हैज बिकम ए लॉ। जी और दूसरी बात है कि जैसे ही वो सत्ता में आते हैं, उनका तामझाम इस तरह से बढ़ जाता है कि वो समझते हैं कि हम जनता के राजा हैं। क्योंकि राजवंश की स्थापना में राजा होने का भाव होना तो जरूरी है ना। जी जी और तब यहीं से उनके खिलाफ जनता में एक नाराजगी भी पैदा होती है, जी और तरफ से कहिए तो उनकी जय जयकार भी शुरू होती है। जी
ये दोनों खेल हो रहा है। जी तो अब यह बात आगे जब बढ़ी है जी तो अब ईबीसी के बीच से जी एक स्थिति पैदा हुई है। जी यहां पर जो मंडल और कमंडल का फ्यूजन है उसने भी एक असर डाली है। जी जैसे आप इस बात को बहुत साफ साफ देखिएगा यूपी में। जी यूपी में भाजपा ने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए किसके वोट बैंक में सेंधमारी की। जी 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 गैर जादव पिछड़े और गैर जादव जाटव दलित। जी और तब आप देखिए अपना दल भाजपा के साथ है। जी सुहेल अ, समाजवादी पार्टी जिसके नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, जी जी ये माइग्रेटिंग बोर्ड हैं, जी कभी भाजपा के साथ कभी सपा के साथ, आपने लेकिन अभी सहूलियत भाजपा कहीं। जी सहूलियत मतलब ये बार्गेन करना है। जी 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 तो अब उसी ढंग से आप देखिएगा बिहार में एक समय में नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ थे। जी तो वहां से उन्होंने तो कुछ फायदे भी उठाए, कुछ गुर भी सीखे। जी और ईबीसी पॉलिटिक्स को सेंटर में लाने का श्रेय तो उन्हीं को जाता है। जी 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 नहीं तो लालू प्रसाद तो अपने माई कॉम्बिनेशन से संतुष्ट थे ही, एम जी वाई, और उसमें उनका काम चल रहा था। जरूरत तो नीतीश कुमार की थी ना, क्योंकि अपने कास्ट बेसिस के आधार पर वो बहुत छोटे वोट बैंक के मालिक बनते थे। जी जी और जब लो कुश का कॉम्बिनेशन भी उन्होंने किया तो कुश कभी उनके साथ आता था, कभी उछल कर भाग जाता जी था। जी तो उन्होंने एक ईबीसी की अलग पहचान बनाकर, खास करके पंचायती राज में उनको आरक्षण देकर, जी जी उसके लिए और सारी सुविधाओं को देकर एक ऐसा सामाजिक आधार बना लिया कि उनकी राजनीति आगे बढ़ती रही। और इसमें अब मैं कहूंगा कि इस कदम का जो अभी हुआ है, जी जातीय गणना, इसका और प्रभाव जो पड़े, जब इतिहास में चर्चा होगी तो नीतीश कुमार जी इस राजनीति के एक जाने माने प्रणेता और सूत्रधार के रूप में दर्ज किए जाएंगे। तो ये एक विकास हुआ है उस फ्यूजन और जी मैंने एकता और संघर्ष का। जी और अब के बाद जहां स्थिति पहुंच गई है उसको हमको आगे तलाश करनी है। तो यह सर आज अब की स्थिति। जी बोलिए बोलिए। अभी जो अब इस सर्वे की जो जो रिपोर्ट है वो आने के बाद जो अब स्थिति बनी है, तो वहां देखिएगा हाँ कि उसमें बातें भले कही जाती रही हो कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आया है, तो अब हिस्सेदारी लेने के लिए लोग बढ़ चढ़ के सामने भी अब आएंगे ना। तो जो ही सिर्फ नारा से काम चला रहे थे उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। क्योंकि अब देखिएगा कि आबादी का मामला है, तो अब लालू जी MY समीकरण बनाते थे अगर, तो आज उनकी आबादी से मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो गई है। अब पिछड़े की बात करते हैं, अति पिछड़ा की जो स्थिति है, तो अब वहां से भी कि भाई हमको भी नेतृत्व दीजिए, हमको हमको भी बनने का मौका दीजिए, कुछ करने का मौका दीजिए। तो अब जो यह नया संघर्ष पैदा होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है, ये जो अभी जो ये पूंजीवादी राजनीति है, उससे अलग जो एक वर्ग चेतना की बात होती है, कुछ होता है, तो उसके लिए भी कुछ रास्ता बनता नजर आ रहा है। ऐसा हमको तो थोड़ा बहुत लग रहा है। आपको क्या, इसको किस रूप में देख आप ठीक कह रहे हैं कि यह वर्ग संघर्ष का रास्ता बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब रहे? जैसे कैसे वर्ग संघर्ष की ओर बढ़ता हुआ यह विकास जी कैसे दिख रहा है, हम लोग इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। जी अब जैसे जो संकेत अभी हमको मिल रहे हैं, जी
अभी कई छोटी छोटी जातियां जी जिनके साथ अब दो स्थिति पैदा होगी। एक, अलग अलग किस्म की जो छोटी छोटी जातियां हैं जी वो मिल करके एक बड़ा समूह बनाने की कोशिश करेंगी, जी और वो उनके काम के अनुसार होगा। जैसे अभी आप समाज शास्त्र में देखने की बात कीजिएगा, कई पिछड़े नेताओं से बात कीजिएगा, तो एक जाति है धानुक। जी धानुक जाति अपने को कुर्मी के समकक्ष होने की बात करती है, जी और उनकी दावेदारी बनती है कि हम लोगों को अब एक साथ अगर बेटी रोटी का भी संबंध बने तो करनी चाहिए, जी ऐसा संकेत मिल रहा। जी तो यह बिल्कुल सामाजिक आधार पर नहीं है, जी यह राजनीतिक आधार पर है। जी क्योंकि जी आप यह रुझान देखिएगा कि जो जाति का प्रभाव है वो सामाजिक आधार पर, जिसको बेटी और रोटी कहते हैं, वो उतना ऑपरेटिव नहीं है। क्योंकि बेटियों की शादी के मामले में भी यह डिसिप्लिन बहुत टूट रहा है, खास करके मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास जी जी सोसाइटी में। जी 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 और रोटी के मामले में तो टूट ही रहा है। जी आर्थिक मामले में जैसा मैंने आपको बताया जी कि हर में एक अमीर तबका पैदा हो गया है, एक गरीब तबका पैदा हो गया है, और जी उसके बीच का रिलेशन बिल्कुल समान नहीं हो सकता अमीर और गरीब के बीच। जी वो एक डिफरेंशिएशन है। लेकिन तब ये फायदा कहां जा करके यह रिलेशन एक मजबूत हो रहा है, वह है राजनीति के दौर में। और जी राजनीति के दौर में अब अभी भी वह एक ध्रुवीकरण की बात हो रही है। नंबर एक ध्रुवीकरण का आधार बन रहा है कि ऊपरी जाति के वर्चस्व के खिलाफ जी सभी पिछड़ी जातियों का वर्चस्व जी या संघर्ष। जी इस बड़े खोल के भीतर, जैसे कोटा विदिन कोटा कहा जाता है, जी जी तो इस बड़े संघर्ष के दायरे में एक और संघर्ष पनप रहा है कि जी ओबीसी के वर्चस्व के खिलाफ ईबीसी की जी हिस्सेदारी। जी जी अब इससे आप एक चीज इसको समझिए कि ईबीसी की हिस्सेदारी का मामला कहां से उठा। जी जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि 90 के दशक में विद्यार्थियों ने, यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसके लिए संघर्ष किया था जी कि हमारी पहचान, हमारी कैटेगरी अलग बनाई जाए और हमको आरक्षण के अलग कैटेगरीज में डाला जाए। नहीं तो जी ऊपर वाले लोग इसको ऊपर ऊपर पी जा रहे हैं और हमारे तक पहुंच नहीं रही है। जी वह ईबीसी की कैटेगरी बनी, जी और अपने स्वार्थ में ही नीतीश जी ने इसको इतना मजबूत किया। लेकिन अब वह मजबूत हुआ, जी और जब मजबूत हुआ तो अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, जैसे वीआईपी अपनी भी अपनी दावेदारी पेश। दावेदारी में अब ये दावेदारी और जगह से भी आएगी। जैसे जी उपेंद्र कुशवाहा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जी उसी ढंग से आप देखिएगा कि कभी कल कुम्हारों की एक प्रजापति समाज उभरेगा, वो अपनी दावेदारी पेश करेगा। बढ़ई का अपना एक सोसाइटी उभरेगा, वो अपनी दावेदारी पेश करेगा। और ये सारी दावेदारियां अब कोटा विदिन कोटा के संघर्ष की बात करेंगी। और जी जैसे ही उनका स्थिति उनकी मजबूत बनेगी, वे अपने समाज में इस बात को स्थापित करने में सफल होने लगेंगे। जी वैसे ही उनका हिस्सा मिलना शुरू होगा, या और संघर्ष होगा तो हिस्सा मिलेगा। और तब जो मैंने कहा कि ओबीसी अपने शेयर से ज्यादा ले रहा है और यह ईबीसी का हिस्सा काट कर ही ले रहा है, उसको लेने के लिए संघर्ष बढ़ेगा। तो यह एक तरह से कहिए तो दबंग से जो उत्पीड़ित समूह है, मतलब ये कि उत्पीड़ित जाति के, पिछड़ी जाति के उत्पीड़क समूह से
पिछड़ी जाति के उत्पीड़ित समूह की मुक्ति के लिए एक आंदोलन एक प्रकार से बने। तो सर कुल मिला के जो बातें निकली है उसका हमको लगता है कि मजमून यही है कि राजनीति जो भी सोच रही हो, आम लोग भी भाई बहुत जल्दीबाजी में जो सोच रहे हो, लेकिन इसका जो फलाफल निकलना है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और इसको गंभीरता से देखना पड़ेगा। यही। निश्चित इसको गंभीरता से देखना पड़ेगा। और मैं हमेशा एक बात आपको बताना चाहूंगा, जी। वो किसी भी संघर्ष पर लागू होता है। जी। जिस समाज को, जिस वर्ग को, जिस समूह को अपनी मुक्ति चाहिए, उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, आगे बढ़कर लड़नी पड़ेगी। जी। तो यह प्रक्रिया अब लेयर बाय लेयर शुरू हो रही है। जी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक समय जब आएगा जब ये सारे लेयर बिखरने लगेंगे या कमजोर पड़ेंगे, तब सीधा मामला उठेगा कि उनके बीच के अमीर और गरीब की लड़ाई अपने तरीके से उठेगी। और उस समय अगर हम मार्क्सवादी लोग जी। इस बात को समझ पाए, जो अब तक नहीं समझ पा रहे हैं, जी। वह अगर ठीक से इस बात को, सूत्र को समझ पाए और संगठित कर पाए, तो हम एक गुणात्मक छलांग की ओर समाज को ले जाने में सफल होंगे। और यह लड़ाई आज जो पूंजीवाद के दायरे में लड़ी जा रही है, वह जी। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में समाजवाद की दिशा में आगे बढ़कर एक नए समाज को जन्म देने की लड़ाई में तब्दील हो सकती तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी छन करके आई है। तो आपका बहुत बहुत आभार। है। धन्यवाद।